मृत्युंजय तिवारी। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी। रेमडेसिविर के उपयोग पर भड़के पप्पू यादव, बोले इंजेक्शन के नाम पर मची है लूट। बोकारो में प्रदेश कांग्रेस ने किया रणनीति में बदलाव। वर्चुअल तरीके से करेंगे संगठन से संवाद। कोरोना महामारी को लेकर की जाएगी चर्चा। बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता को मिली धमकी। अज्ञात नंबर से जान से मारने की मिली धमकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है और हर दिन कोविड-19 के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। इस कारण कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत है और इस बीच महाराष्ट्र के नासिक के एक बड़े अस्पताल में बड़ा हादसा हुआ और जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। नासिक में हुई इस घटना की जानकारी देते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि ऑक्सीजन लीक हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की मौत हुई। ये सभी मरीज वेंटिलेटर पर थे। महाराष्ट्र के नासिक में एक अस्पताल में बड़ा हादसा हो गया। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। इस मामले में अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने नासिक से, जहां ऑक्सीजन टैंक के लीक होने से एक बड़ा हादसा हो गया और कई लोग फिलहाल गंभीर हैं और गंभीर हालत उनकी बनी हुई है और अब तक कुल 22 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुए अभिभाषण के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोई ट्विटर के माध्यम से तो कोई सीधे मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री द्वारा कहे लॉकडाउन के अंतिम विकल्प पर जमकर निशाना साधा और मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जिस तरह के हालत अभी देश और राज्यों की है, इसमें लॉकडाउन लगाने की जरूरत है। देश शव के ढेर पर है और केंद्र सरकार लॉकडाउन को अंतिम विकल्प कहती है। जान चली गई लोगों की। बिहार में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जिस रफ्तार से ये बढ़ रही है कोरोना का आंकड़ा, ये चिंता का विषय है। पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कहा था कि जान है तो जहान है। अब उपदेश दे रहे हैं लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। जिस समय लॉकडाउन तैयारी के साथ लगाना था, आपने आनन फानन में लॉकडाउन लगा दिया। लोग भूखे मर रहे थे, पैदल आने को मजबूर हुए, जान चली गई लोगों की। और जब आज चारों ओर लाशों के ढेर पर कई राज्य खड़े हो गए हैं, चिताएं असंख्य जल रही हैं और अब आप कह रहे हैं कि अंतिम विकल्प है। बिहार में कोरोना संक्रमित लोग। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण पर लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। कोई ट्विटर के माध्यम से तो कोई सीधे मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के अंतिम विकल्प पर जमकर निशाना साधा। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, जिस तरीके से पीएम ने अभिभाषण दिया और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल जो है वो पीएम मोदी के भाषण पर निशाना साध रहे हैं और उनका कहना है कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प मानना बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूं तो कल के संबोधन के बाद से ये सारा जो है विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं सरकार और केंद्र सरकार को घेरने की कवायद जो है वो अब शुरू कर दी है। ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे ये लोगों के अभिभाषण के दौरान लोगों को ये साफ तौर पे ये संदेश दिया है कि जिन परिस्थितियों से बीते वर्ष 2020 में
कोरोना महामारी के बीच में लोगों को परिस्थितियां झेलनी पड़ी थी। लॉकडाउन को लेकर काफी लोगों में आक्रोश भी था और वहीं कई तरह की तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। वो इस महामारी के दौर में न झेलना पड़े, इसको लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त करते दिखे हैं। वहीं अगर बात करें हम, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस बार जो है करीबन मई महीने में ही सबको वैक्सीनेशन होने शुरू हो जाएंगे। जो जहां है वहीं रहे, अफरा तफरी का माहौल ना करे, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दे और पलायन पे भी उन्होंने साफ तौर पे ये अगर बात करें हम, तो ये कहा है कि जो जहां है वहीं रहे, उनको हर चीज उचित व्यवस्थाएं जो है वो मिलेगी। और हालांकि ये साफ तय कर दिया गया है कि जो भी वैक्सीनेशन चल रहा है, प्रक्रियाएं जो की जा रही है, लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करने की पड़ती है ताकि महामारी से किसी तरह प्रकोप को कम किया जा सके, उसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे क्लियर कर दिया है। बावजूद इसके अगर देखा जाए तो विपक्ष हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में राजद के प्रवक्ता हैं, पटना प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ तौर पे केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन को अंतिम निर्णय लेने का जो विकल्प बताया है वो गलत ठहराते हुए कहा है कि जिस तरह से लाशों के ढेर पर अभी बिहार चल रहा है, ऐसे में लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है वो केंद्र सरकार द्वारा कर देनी चाहिए थी और तमाम जितने भी संक्रमण बढ़ रहे हैं वो लॉकडाउन रोकने का एक विकल्प जो है वो पहले अप्लाई करना चाहिए था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो हमलावर देखने को मिल रहा है। नलिन, जिस तरीके के बिहार में हालात बन रहे हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि सरकार को अब लॉकडाउन लगा देना चाहिए, लेकिन योजना के साथ, ताकि जो पलायन करने वाले लोग हैं उनको भी दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े और इसके साथ ही राज्य को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। ये बता दें कि जहां जहां भी अभी लॉकडाउन की परिस्थितियां हैं या लॉकडाउन के वहां किए गए हैं, वहां अगर देखा जाए तो वहां से भारी संख्या में लोग जो है अब अपने अपने घरों की ओर वापसी होते दिख रहे हैं। ट्रेनों में जो है एकदम भीड़ जो है वो खचाखच भरी हुई है और तमाम अपने अपने राज्यों की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में जो वासी हैं, जहाँ के जो राज्य के वासी हैं, वहां पे अब माहौल जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। लोगों का भीड़ जो है वो अब एकजुट होते हुए दिख रहा है और बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से लोग पलायन के डर से इधर उधर भाग रहे हैं, ऐसे में कोरोना महामारी के बढ़ने का और डर फैल गया है। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और राज्य में 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। जहां कांग्रेस पार्टी वर्चुअल तरीके से जिले भर में संगठन से संवाद स्थापित करने का काम करेगी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उसको देखते हुए वर्चुअल तरीके से संवाद स्थापित करने का काम करेंगे और इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को बेहतर इलाज, ऑक्सीजन की व्यवस्था सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। देखिए, कोरोना काल है और लोगों को अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से ही रह करके सारा काम करना है। जितना कम से कम हम निकले उतना अच्छा होगा। हम लगातार लोगों के बीच में इस बात को रखते रहते हैं, तो ऐसे में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो वर्चुअल सिस्टम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना और किस तरह से लोगों को क्या मदद करनी है, वो तमाम चीज़ें जो है वर्चुअल होंगी और प्रयास होगा कि लोगों का आवागमन कार्यालय में भी काफ़ी कम हो, जितनी आवश्यकता हो उतने ही लोग आएँ। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के उत्तर प्रदेश प्रवक्ता मोहित राज को सच के लिए आवाज उठाने से जान से मारने की धमकी मिल रही है। धमकी भी ऐसी जिसे सुनकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतना आसान है किसी की जान ले लेना। क्या अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ जरा भी नहीं है? पहले तो आप इस ऑडियो को सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ भैया, आप कौन भैया कौन बोल रहे हैं? मैंने जी सचिव मान्य मोहित राज बात कर रहा हूँ। भैया आपकी मौत बहुत जल्दी आ गई। मेरी मौत? हाँ भाई, आपकी मौत आ गई क्योंकि आपकी सुपारी नहीं चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी मौत तो कब होगी? आप ज्योतिषी हैं कोई?
भाई आपकी मौत बहुत जल्दी हो चुकी है। देखिए मेरा जो है, देखिए भाई मेरा जो है 6 नंबर का फोन आपके साथ गया है। ये नंबर पता है, ये नंबर जो है ट्रेस नहीं हो पाएगा। अच्छा, आप कभी आपके साथ पूछते भी गुजर जाएगी कि इस नंबर को आप ट्रेस नहीं कर पाओगे। पाकिस्तान, बलूचिस्तान, तजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, बहुत जगहों पे फोन आते हैं, बहुत जगहों के लोग धमकी देते हैं, लेकिन तुम एक ऐसे पहले व्यक्ति मिले हो जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार मेरी मृत्यु के विषय में बता रहे। तो बताओ कैसे होगी मेरी मृत्यु? आपको दिन दहाड़े गोली मार दी है। अच्छा, तो तुम मारोगे? तुम मोहित राज को दिन दहाड़े गोली मारोगे? हाँ भाई, हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं। अच्छा, तुम पाकिस्तान से बोल रहे हो। जी। तो कब गोली मारोगे ये बताओ, किस जगह पर? अभी तो देखिए, अभी तो तुम जो है काम करो, जितना चर खा रहे हो उतना चर खा लो, जितना मुस्लिम के खिलाफ बोल रहे हो उतना बोल लो, जितना जहर उगरना हो उगर लो। अच्छा अच्छा, इसके बाद तो आप गोली मारे जाएगी। तो क्या गोली मारोगे या सर धड़ से अलग करोगे, किस प्रकार से मारोगे? सोचते हैं ये ना, सोचते हैं ये कि जो है तुम्हारा जो है सर धड़ से अलग करके उस पे एक खिले से टांग करके कई फीट ऊंचाई पर आपको टांग दिया जाए तुम्हारा सर, ताकि वो सर तुम्हारा आने वाली पीढ़ियों, आने वाले गाजियाबाद से बोल रहे हो तुम? पाकिस्तान वाले सुनो, पहले जिस नंबर को तुम बता रहे हो कि ट्रेस नहीं कर पाओगे, वो ऑलरेडी तुम्हारा नंबर ट्रेस हो जाएगा, तुम उसके लिए ना परेशान। ओके ओके, बाकी तुम्हारी जितनी पता है, तुम्हारी जितनी ताकत है, लगाने का प्रयास करो, समझे? तुमको मार दिया जाएगा, तुमको तो मार दिया जाएगा। मुझको मार दिया जाए, तुम मारोगे? जरा नाम बताओ जरा अपना। मेरा नाम है बल्ली तिवारी। क्या नाम है? बल्ली तिवारी। बल्ली तिवारी? हाँ। अच्छा, तो तिवारी मुझको मारेंगे? कमलेश तिवारी पर मैं सवाल उठाऊंगा, तिवारी मुझको मारेंगे? काहे छुपा काहे रहे हो? अब मैं मुस्लिमों के खिलाफ बोलता हूँ तो तुम छुपा काहे रहे हो? वास्तविक नाम बताओ। अभी तुम नाम बताने में तुम्हारी, तुम जो है गोली हमको मारोगे वो भी दिन दहाड़े, और प्रशासन नंबर भी नहीं ट्रेस कर पाएगा। प्रशासन की औकात नहीं हमारा नंबर ट्रेस कर पाए, योगी या मोदी अमित शाह की औकात नहीं है। अच्छा अच्छा, तो लोग मेरा नंबर। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब तुम, तो सुना आपने किस तरह से मोहित राज को ये अपराधी बड़े आराम से जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसकी आवाज़ में ज़रा भी खौफ नहीं नज़र आ रहा कि इस टेक्निकल ज़माने में इसे बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है। कॉन्फिडेंस भी ऐसा कि इसके नंबर को ट्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन अपराधियों को आखिर किसका संरक्षण मिल रहा है जिससे ये बेखौफ होकर तांडव मचा रहे हैं। धमकी भरा ये ऑडियो आपने सुना जिसमें एक अज्ञात व्यक्ति अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के यूपी प्रवक्ता मोहित राज को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रवक्ता और इसके साथ ही हिंदू पक्षकार मोहित राज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित जी, जिस तरीके से आपको ये धमकी भरा ऑडियो वायरल हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है और प्रशासन ने अब तक इस बारे में क्या कुछ कार्रवाई की है, दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी जी, देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं निरंतर सोशल मीडिया हो या धरातल हो, मैं सनातन संस्कृति की आवाज को उठाने का प्रयास करता हूं। मैं सनातन संस्कृति को की आवाज को उठाने का प्रयास करता हूं, लेकिन मेरा विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, किसी के पंथ संप्रदाय मजहब से नहीं है। हाँ। अगर मैं वास्तविक, जी मैम। जी मोहित जी,
किन लोगों पर शक है? जिस तरीके से आपने ऑडियो में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ बोलने के चलते या इस तरीके के मामलों के चलते आपको ये धमकी दी गई है, तो किन लोगों पर आप शक जता रहे हैं? मैम देखिए, शक करने की अगर बात की जाए तो देखिए, मैं किसी विशेष संप्रदाय को टारगेट नहीं करता हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम वालों को क्यों मेरे से दिक्कत होती है, खास करके मुसलमानों को दिक्कत होती है। अभी जितने भी मेरे को धमकी भरे फोन आए, मैक्सिमम फोन उसमें मुस्लिमों के थे। जी मोहित जी, प्रशासन ने फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की है इस बारे में? देखिए प्रशासन, देखिए मैंने संवैधानिक तरीके से कार्य करना उचित समझा, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस थे, साक्ष्य थे। जी। मैंने अपने यहाँ के थाना अध्यक्ष महोदय को जो है सूचना दी और आकर के मैंने यहाँ पर एनसीआर दर्ज करवाया। अब जो सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं सनातन धर्म की आवाज को उठा रहा हूँ और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी एक सनातन का अच्छा खासा चेहरा, हिंदुत्व का चेहरा है। जी। तो अगर उत्तर प्रदेश में सनातन की आवाज उठाने वाले व्यक्तियों को अगर इस प्रकार से धमकियां मिलेंगी, कोई कह रहा है आपको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाएगा, कोई कह रहा है आपके गले को रेता जाएगा, कोई कह रहा है कि आपको ऐसे मार दिया जाएगा, तो एक क्या एक कमलेश तिवारी वाला दौर चल रहा है, रिंकू शर्मा वाला दौर चल रहा है कि कभी भी किसी को भी मार दिया जाएगा और प्रशासन शांत बैठा रहेगा? बिल्कुल, जिस तरीके से यूपी में कमलेश तिवारी की हत्या की गई, उससे तो ये तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व खतरे में है। लेकिन मोहित जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस ऑडियो में उसने कहा है कि वो पीएम मोदी और योगी से भी नहीं डरते हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व एक बड़े खतरे में है। देखिए मैं, चलिए ठीक है, मुझे मान लीजिए, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मुझे लगातार वैसे 1 महीने से धमकियां आ रही थी जी। मैं ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था, क्योंकि मुझे बराबर धमकियां इसलिए भी मिलती रहती है क्योंकि मैं सनातन धर्म की आवाज को उठाता हूं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाता हूं, लाखों की संख्या में मेरे समर्थक हैं जी। लेकिन जब मुझे ये लगा, मैंने, देखिए मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा, मैं सूबे के मुख्यमंत्री से करूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री से करूंगा, जब वो व्यक्ति प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, वो व्यक्ति मुख्यमंत्री को सीधा टारगेट में ले रहा है, तो सीधी सी बात है, जो घटना कमलेश तिवारी के साथ घटित हुई, जो घटना रिंकू शर्मा के साथ घटित हुई, मुझे भाई इस बात से नहीं कि मुझे मार दिया जाएगा, भाई इस बात से है कि अगर ये घटना दोबारा घट गई तो फिर प्रशासन की लाचारी दिख जाएगी। मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रकार से संज्ञान नहीं लेते हैं तो आगे फिर किस प्रकार से स्थिति होती है वो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, पुरानी बातों को संज्ञान में लेकर के। बिल्कुल मोहित जी, जिस तरीके से यूपी के सीएम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और वो एक कट्टर हिंदूवादी नेता हैं, लेकिन इसी के साथ अगर यूपी में इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कमलेश तिवारी से जुड़ा जो मामला था उसमें भी अपराधियों को बहुत समय बाद पकड़ा गया, और लगातार अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में आक्रोश जरूर हो जाएगा। मैम मुझे एक बात बताइए, चलिए कमलेश तिवारी प्रकरण मान लीजिए 5 साल 6 साल पुराना है, बिल्कुल, विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई, पुराना प्रकरण है, शायद आपको पता होगा जी। जिस केस पर 13 साल तक सीबीआई जांच चली लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई, ना तो कोई बड़ी जांच लगाई गई, ना तो कोई निष्कर्ष निकला। रिंकू शर्मा की दिल्ली में हत्या कर दी गई, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। स्वामी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को बराबर, मैं मानता चलो ठीक है, जो विरोध कर रहे हैं आप उनको करो, लेकिन क्या संवैधानिक तरीका नहीं है जी? हमारे पास कानून नहीं, अब किसी को यह धमकी दी जा रही है कि आपको दिन दहाड़े गोली मार दिया जाएगा, आपके गले को रेत दिया जाएगा, तो प्रकरण अगर कहीं ना कहीं सामने आएगा तो प्रशासन की लापरवाही, सीधी सी बात है। मेरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए प्रशासन कार्य करे जी। मोहित जी, बिल्कुल सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन को यहाँ पर काम करना चाहिए। अब आप प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं कि इस मामले में क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? देखिए प्रशासन से मैं ये गुहार लगाना चाहता हूं, मैं ये कोई नेम और फेम की आवश्यकता मुझे नहीं है, खास करके विशेष करके जो मैं बता देना चाहता हूं, कल को अगर भविष्य में मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा ये मुझे प्रशासन बताए, नंबर 1 बात, ठीक? बिल्कुल। आज अगर लाखों लोगों को जोड़ करके सनातन धर्म का एक चेहरा मैं बन रहा हूं या सनातन धर्म की संस्कृति की आवाज को उठा रहा हूं, तो क्या यह गलत बात है? बिल्कुल मोहित जी, हम भी प्रशासन से लगातार ये इस बारे में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। तो वहीं कटिहार, बिहार के कटिहार से एक और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। मामला फलका थाना क्षेत्र के सोहथा गांव का है, जहां 14 साल की नाबालिग के साथ बाइक सवार दरविंदों ने दुष्कर्म किया और दुष्कर्म का वीडियो बनाकर पीड़िता को धमकी दे रहे थे, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। पीड़िता और उसके परिजन ने स्थानीय पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चिन्हित दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं घटना से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। फलका थाना अंतर्गत ग्राम सोहता में
19 तारीख को रात 9 बजे एक नाबालिग लड़की शौच करने गई थी। उसी क्रम में वहाँ कोई भी जो लड़का था जो बालिग था उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में फलका थाना में पीड़ित के परिवार के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस द्वारा तत्काल जो है दोनों प्राथमिक आरोपियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया है और जो पीड़ित नाबालिग लड़की उसको 164 का बयान प्लस मेडिकल के लिए कटिहार दिया। हमरा पोती के बाहर के अथी पैखाना गेले आ पैखाना फिरेले वहाँ पकड़ी के मोटरसाइकिल चढ़ा के ले गए वहाँ गलत काम कर। कहाँ करा लड़का लड़का भागी के से लया कहाँ पर शंभू झा के एक मिलन झा के खेतल में घर बने पपड़ी बने। वहीं झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने की घोषणा की है। सरकार ने इसके तहत कई फैसले लिए हैं, जहां कोविड नियंत्रण के लिए जिलों के उपायुक्त जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों को आवश्यक समझेंगे उन्हें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसके तहत कुछ सेवाओं को छूट भी दी गई है, जिससे इन सेवाओं में कामकाज जारी रहेगा। वहीं सहरसा जिले से एक बार फिर सरकार के दावों की सच्चाई की तस्वीर सामने आई है। मामला सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड का है, जहां दरभंगा बॉर्डर से बकुनिया वार्ड नंबर 2 तक मनरेगा योजना के तहत रोड बननी थी, जो कागजों पर तो बन चुकी है, पर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन योजनाओं का विवरण निकाला तो 75% राशि का भुगतान करा लिया गया है, पर असल में कुछ नहीं हुआ है। ये सर जो योजना हुआ है ये एक ही पार्ट का योजना है, जिसको 2 में डिवाइड कर चुका है। मतलब डीडीसी के यहाँ करके डिवाइड कर दिया गया है। जो 17 लाख का एक योजना है, एक 17 लाख का है, जिसमें कुछ भी काम नहीं हुआ है और पैसा जो है यहाँ पे लगभग 13,97,000 कुछ निकासी भी हो चुका है। जी, और हम लोग को यही सर समस्या है। ये तो बांध तो है ही सर, मेन समस्या तो यही हम लोग का। यहाँ अगर बांध अगर हो जाता तो सर हम लोग को पुल बनने में बहुत अच्छा आता और हम लोग का भविष्य है सर। अगर ये पुल बन जाता है तो हम लोग को गरीबी मिट जाएगा सर। और वार्ड नंबर 2 का ऐसा बहुत योजना है सर जो काम नहीं हुआ है। और वार्ड नंबर 2 में जो लखन साहब के घर से और ये दिनेश साहब के घर तक का जो काम अभी तक सिर्फ कागजी कार्रवाई हुआ है सर। जिला विधिक संघ जमुई का चुनाव संपन्न हुआ, जहां जिला विधिक संघ जमुई के निर्वाची अधिकारी सज्जन कुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष और महासचिव सहित कुल 32 पद के लिए 51 उम्मीदवारों ने इस चुनावी मैदान में भाग लिया। वहीं 765 वकीलों मतदाताओं में 761 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद अश्विनी यादव अध्यक्ष और महासचिव पद पर विपिन सिन्हा निर्वाचित हुए। मतपत्र हैं 5 नंबर बॉक्स खाली। और जो वोट दिया जो नहीं दिया सारे हमारे घर के सदस्य हैं, जो हमसे पराजित हुए, किसी भी पद पर जो हार गए, सबको हम लेके सबको जोड़ के चलेंगे, किसी को कोई शिकायत नहीं होने देंगे। वैसे भी मेरी आदत रही है कि मैं हर सदस्य के सुख दुख में हम हमेशा हाजिर रहने का। अधिवक्ताओं के लिए विशेष रूप से क्या सुविधा या क्या अधिवक्ताओं के लिए विकास हमने पहला तो लाइब्रेरी की जो स्थिति है, लॉयर के लिए रिच लाइब्रेरी बहुत जरूरी है। बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। हमको यहाँ के लोगों ने हमको भारी मतों से जिताया है और आज मेरा 6ठा बार जीत है महासचिव पद पर। इसके पहले भी मैं 5 बार महासचिव रह चुका हूँ, इस बार 6ठा बार मैं बना हूँ और अधिवक्ताओं के लिए जो भी कल्याण कार्य होगा उसको मैं करूँगा। उन्हें किसी भी प्रकार का किसी भी तरह कठिनाई नहीं होगी। कुल 32 पदों के लिए ये चुनाव हो रहा है जी, और कुल 51 प्रत्याशी हैं जी, और टोटल वोटर 765
टोटल वोटर 765 है, जिसमें 661 पोल हुआ है, 701 पोल हुआ है, 701 पोल हो गया है, 765। तो फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया